एमवीएन यूनिवर्सिटी इग्नाइटिंग माइंड ई लर्निंग सीरीज की इंटेलेक्चुअल सीरीज में आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जैसा कि मैंने बताया इंटेलेक्चुअल सीरीज, तो हर एक इंटेलेक्चुअल सीरीज और जो हमारी ई लर्निंग सीरीज जो चल रही है उसके पीछे जो मोटिव है मैं हर बार आप लोगों को क्लियर करता हूं कि इसके पीछे जो मोटिव है, ताकि ये मोटिव है कि हम एजुकेट कर सकें। जितने भी हमारे बच्चे हैं यहाँ पे हमें सुन पा रहे हैं उनको हम काउंसिल कर सकें, एजुकेट कर सकें। यही पर्पस है एमवीएन यूनिवर्सिटी का और इसीलिए ही इस सीरीज को स्टार्ट किया गया है। जैसे कि इसका टाइटल है इंटेलेक्चुअल सीरीज। इंटेलेक्चुअल सीरीज मतलब कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन आप सब लोगों के सामने आएंगे और अपने विचार रखेंगे और वो विचार जो होंगे आप सब लोगों की डेली लाइफ से रिलेटेड होंगे। तो उसी सीरीज को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा शीर्षक है, आज का जो हमारा टाइटल है, जिस पे आज हम अपने एक्सपर्ट श्री नरेंद्र आहूजा जी से बात करेंगे, वो जो टाइटल है वो है ओटीसी, ओवर द काउंटर। अगर मैं एक फार्मेसी वाले इंसान से बात करता हूं, फार्मेसी जिसको नॉलेज है वो ओटीसी का मतलब जानता है। लेकिन अगर मैं एक लेमैन की बात करूं, लेमैन मतलब एक आम आदमी जो कि ओटीसी, ओवर द काउंटर शायद मतलब नहीं समझेगा। तो इसको सिंपल परिभाषा में आज हम जानेंगे कि ओटीसी होता क्या है, ओटीसी की रिक्वायरमेंट क्या है, कुछ एक्ट्स हैं जिसके अंडर ओटीसी कवर होती हैं, या फिर पब्लिक के लिए क्या मैसेज है ओटीसी मेडिसिन्स के लिए। आइए जानते हैं। और आज की जो हमारी शख्सियत है, आप लोगों को पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है। वो है श्री नरेंद्र आहूजा जी, जो कि एक्स स्टेट ड्रग कंट्रोलर रह चुके हैं और अब एमवीएन यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। यहाँ पे डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं और साथ में हमारे फार्मेसी के स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छा सा ज्ञान मिलता है सर के लेक्चर से। और आज पब्लिक के लिए भी बहुत अच्छा ज्ञान ओवर द काउंटर मेडिसिन के ऊपर आज आप लोगों के सामने है। सर, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आपने फिर से हमारे लिए समय निकाला और इस सीरीज का फिर से आप हिस्सा बने सर। तो सर, मैं पूछना चाहूंगा ओटीसी मेडिकेशंस के बारे में सर, ओवर द काउंटर। तो जैसा कि सर मैंने बताया कि एक लेमैन के लिए बड़ा मुश्किल है ओवर द काउंटर वर्ड को ही पहचान पाना, क्योंकि यहाँ पे ना कहीं मेडिसिन का वर्ड आ रहा है, तो इसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो सर, एक लेमैन की परिभाषा में थोड़ा सा आप इसको बताएं कि ओवर द काउंटर होती क्या है सर? देखिए, ये ओवर द काउंटर ड्रग्स जो हैं, ये अगर बिल्कुल एक सामान्य बोलचाल की भाषा में मैं समझाना चाहूँ तो कोई भी दवा, कोई भी एक लाइसेंस्ड केमिस्ट जिसके पास रिटेल लाइसेंस है फॉर्म 20 एवं फॉर्म 21 पर, वो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रेस्क्रिप्शन पर दे सकता है पेशेंट या उसके अटेंडेंट को। यानी कि दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रेस्क्रिप्शन। दूसरा, एक लाइसेंस, रिटेल सेल ड्रग लाइसेंस फॉर्म 20 और फॉर्म 21 पर। तो इन दोनों में से या तो दोनों की आवश्यकता ना हो या एक की आवश्यकता ना हो। अर्थात ऐसी दवाइयां जो एक लाइसेंस्ड केमिस्ट विदाउट द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बेच सके तो वह ओटीसी की श्रेणी में आती है। एक। दूसरा, ओटीसी 2, वह दवाइयां भी ओटीसी की श्रेणी में आती हैं जिसके लिए ना तो किसी प्रेस्क्रिप्शन की आवश्यकता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की, और ना ही उनको बेचने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता है, ना ही उसके सुपरविजन के लिए किसी अन्य चीज की आवश्यकता है। तो वह ओटीसी 2 की श्रेणी में है। अर्थात बिना पर्ची के, डॉक्टर की पर्ची के जिन दवाइयों को हम बेच सकते हैं वह ओटीसी श्रेणी में आती है। और दूसरा, बिना डॉक्टर की पर्ची के, लेकिन साथ ही साथ बिना खुदरा औषधि लाइसेंस लिए हम जिन दवाइयों को खरीद या बेच सकते हैं वह ओटीसी 2 की श्रेणी में आती हैं। इन्हें हम, अगर हम बाहर जाते हैं किसी फॉरेन कंट्री में, तो इनको हम जीएसएल बोलते हैं, जनरल सेल लाइसेंस। अर्थात इसके बाद इसके लिए कोई अन्य इनको बेचने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही ओटीसी 1 या ओटीसी 2 ड्रग्स को बेचने के लिए जो आवश्यकताएं किसी दवा को बेचने के लिए उनको घटाया जाता है, एग्जेम्पशन दी जाती है, तो वह ओटीसी की श्रेणी में आती हैं, ओवर दी काउंटर ड्रग। जी धन्यवाद सर। तो सर, जैसा आपने बताया जो ओटीसी मेडिसिन होती हैं इनके लिए किसी प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती।
तो मेरा सर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि क्या इस प्रकार की दवाइयाँ मेडिकल स्टोर से ही लेना अनिवार्य है या फिर आम शॉप्स पे भी इस टाइप की दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा सकती हैं? देखिए, मैंने प्रारंभ में कहा कि ओटीसी दो तरह की है, ओटीसी 1, ओटीसी 2। थोड़ा सा इसको समझे पहले कि ओटीसी क्यों। कुछ दवाइयाँ शेड्यूल एच में है, H1 में है, अर्थात जिन दवाइयों के प्रयोग के लिए नियामक संस्था अर्थात DCGI अर्थात CDSCO ये समझता है कि इनको केवल और केवल एक चिकित्सक के अनुशंसा पर, यानी कि ऑन द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही बेचा जाए, तभी वो शेड्यूल H या H1 में आती है। H1 में एंटीबायोटिक्स या ऐसी दवाइयां जो नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कंटेन करती हैं, जो हैबिट फॉर्मिंग हो सकती हैं या जिनका दुरुपयोग मेडिकल इंटॉक्सिकेशन के लिए, नशे के लिए किया जा सकता है, ऐसा डर है, तो वो H1 में आती है। तो इनके लिए तो रिकॉर्ड की भी आवश्यकता हुई, इनके लिए डॉक्टर की पर्ची की भी आवश्यकता हुई, इनके लिए कानून कुछ सख्त हुआ। लेकिन ऐसी दवाइयां जो कि सेफ है, जिनका लेना किसी मरीज के लिए, यदि वह अपने सिम्टम से अपनी बीमारी को खुद डायग्नोज कर सकता है, तो वह उन दवाइयों को आराम से लेकर के खा ले, ताकि उसको डॉक्टर के पास जाकर के प्रेस्क्रिप्शन फीस देने की आवश्यकता ना पड़े। तो वह ओटीसी की श्रेणी में आती है। तो दो श्रेणियां मैंने प्रारंभ में ही बतलाई कि ओटीसी 1 में वो आएंगी विच कैन बी सोल्ड without the prescription of a registered medical practitioner or a doctor, but through a licensed retail shop without prescription, in the supervision of then only a registered pharmacist. OTC 2, which can be sold without the prescription of a registered medical practitioner and also without the licensed chemist, then these are OTC 2। यानी कि OTC 1 से ज्यादा सेफ मानी गई OTC 2, और उन्हें एक किराने की दुकान पर, ग्रोसरी शॉप पर भी रखने की अनुमति दी गई। और जब उन्हें किराने की दुकान पर रखने की अनुमति दी गई, तो ये पूरा का पूरा छोड़ दिया गया मरीज के ऊपर कि वह अपनी छोटी मोटी बीमारियां, जैसे मेरा आज गला खराब है, मैं लोजेंजिस लेना चाहता हूँ, तो मैं क्यों नहीं किसी किराने की दुकान पर जाऊं और विक्स का लोजेंजिस लूं और उसको ले लूं। इसमें क्या प्रेस्क्रिप्शन की आवश्यकता पड़ेगी मुझे? सेफ है, बिल्कुल सेफ है और एफिकेशियस है, तो निश्चित रूप से उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जो बहुत ज्यादा सेफ एंड एफिकेशियस है वो OTC 2 में, उसमें ना तो डॉक्टर की जरूरत, ना ही लाइसेंस्ड शॉप की जरूरत, ना ही रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की जरूरत, किसी भी किराने की दुकान से उसको बेचा जा सकता है। OTC 1 जिसमें डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ लाइसेंस की आवश्यकता और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की आवश्यकता, तो वो OTC 1। जी थैंक यू सर। सर जैसा कि आपने बताया कि ऐसी दवाइयाँ जिसके लिए हमें प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हमारी OTC की कैटेगरी में आती है। तो सर जैसे अगर किसी भी पेशेंट को फीवर होता है, बुखार होता है, तो जनरली अगर शायद मैं एक लेमन की भी बात करूं, तो आजकल हर कोई गूगल पे विश्वास करता है, तो वो सबसे पहले अपने सिम्टम्स डालते हैं, और सिम्टम्स में भी सबसे पहले अगर कोई फीवर के लिए सबसे सेफ दवाई निकल के आती है तो वो होती है सर पैरासिटामोल, जो कि क्रोसिन के नाम से मिलती है सर। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या क्रोसिन सेफ डोज है, सेफ ड्रग है, कि डॉक्टर की इसमें सलाह मशवरा हमको नहीं चाहिए? क्योंकि बोला जाता है कि सर दवाइयों को लेकर कि किसी भी डोज की अगर ओवरडोज हो जाती है, कोई भी ड्रग अगर आप खाते हैं और अगर उसकी ओवरडोज हो जाती है, तो वो जरूर कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट पैदा करते हैं। तो मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ, जो सबसे सेफ ड्रग कंसीडर की जाती है पैरासिटामोल पूरे विश्व में, शायद अगर हम कोरोना टाइम में की अगर हम बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों ने अगर दवाइयों का सेवन किया है तो वो कोरोना टाइम में ही किया है जी। तो उस समय क्रोसिन डोलो के नाम से मार्केट के अंदर बड़ी ज्यादा सेल होती थी। तो मेरे को सिर्फ यही जानना है कि सर वो ड्रग सेफ है, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, और अगर ले तो क्या डॉक्टरी परामर्श लेना अनिवार्य नहीं है? देखिए, यहाँ जो OTC ड्रग रेगुलेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं देश के अंदर, उसमें जब तक वो रेगुलेशन हम पूरी तरह से समझते नहीं है तो हम OTC ड्रग्स को नहीं समझ रहे। OTC ड्रग्स का जो लेबलिंग प्रोविजन है वो इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर की तरफ जाता है।
यानी कि दवा बनाने वाली कंपनी जो कि ओटीसी ड्रग बना रही है, वो उस दवा के लेबल पर उसकी पूरी जानकारी देगी। साथ ही साथ ये भी बतलाएगी कि इतने दिन तक लेने के बाद भी अगर आप ठीक नहीं होते हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और जहां तक आपने उदाहरण दिया, मैं किसी ब्रांड नेम का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ब्रांड नेम का नाम मुझे लेना भी नहीं है। तो तय रूप से पैरासीटामोल कोरोना के समय में पैरासीटामोल के लिए भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी करते हुए इसे तमाम प्रकार के बेचने के प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था। केवल पैरासीटामोल नहीं डॉक्टर साहब, इसमें और भी बहुत सी ऐसी दवाइयां इंक्लूड कर दी गई थी। सैनिटाइजर कहीं भी कोई भी खरीदे बेचे, और बनाने के लिए लाइसेंस भी एक एक दिन के अंदर, 3-3 दिन के अंदर देने की स्पष्ट निर्देश भारत सरकार से आते थे। मेडिकल ऑक्सीजन, तो इस प्रकार की बहुत सी चीजें थी। जैसे जैसे कोरोना अपना स्वरूप बदलता चला गया, वैसे वैसे दवाइयों की उपलब्धता के बारे में भारत सरकार तुरंत उनके रेगुलेशंस को चेंज करते हुए इस तरफ आई। और तभी से ये कंसेप्ट बना था कि मेरे देश के अंदर भी ओटीसी रीजियम आना चाहिए और हमें ओटीसी ड्रग्स को उपलब्ध करवाना चाहिए। लाभ क्या होगा आपने पूछा नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि ये भी बहुत आवश्यक है कि ओटीसी ड्रग्स के आने से मेरे देश को क्या लाभ होने वाला है। पहला, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल हेल्थ केयर सिस्टम। क्या मतलब है अफोर्डेबल? अर्थात मैं कोई मरीज हूं, मेरा गला खराब लग रहा है, आपको मेरी बात से भी पता चल रहा होगा कि बोलने में इतना अच्छा सुविधा नहीं हो रही है, तो मैं लोजेंजेस लेना चाहता हूं। क्यों मैं डॉक्टर के पास जाऊं? क्यों मैं 500 रुपए की प्रेस्क्रिप्शन लिखवाऊं? क्यों वही लोजेंजेस लिख करके आए तो फिर मैं लोजेंजेस लूं? मैं खुद वो लोजेंजेस क्यों ना ले लूं? हल्का सा मुझे बदलते मौसम के कारण मौसमी बुखार हुआ, मैं क्यों नहीं पैरासीटामोल ले पा रहा हूं? इस प्रकार की छोटी छोटी दवाइयां जिसे हम हाउस होल्ड रेमेडीज कहते हैं, उनको एग्जेम्पशंस क्यों ना दी जाएं और क्यों उनको भी शेड्यूल्ड ड्रग में रखा जाए जिसके लिए प्रेस्क्रिप्शन की आवश्यकता है? क्यों नहीं वो आम व्यक्ति तक उपलब्ध हो? अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल। मेरे लाइसेंस्ड केमिस्ट हर गांव में नहीं हो सकते, संभव ही नहीं है। यदि लाइसेंस केमिस्ट हर गांव में नहीं हो सकता है तो क्या ये हाउस होल्ड रेमेडीज मेरे हर गांव में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उत्तर निकल करके आता है कि गांव के लोगों के लिए, उस पॉपुलेशन के लिए जो विलेजेस में रहती है, उसके लिए भी दवाइयां उपलब्ध होनी चाहिए। तो ऐसी हाउस होल्ड रेमेडीज, ऐसी ओटीसी ड्रग्स मेरे गांव के अंतिम व्यक्ति तक भी उपलब्ध हो, इसके लिए आवश्यक है कि मैं ओटीसी ड्रग्स को लाऊं। तो अफोर्डेबल भी हुआ, एक्सेसिबल भी हुआ। तीसरा, ओटीसी ड्रग्स जब पूरे विश्व में कुछ दवाइयों को जनरल सेल लाइसेंस में लाया गया, वहां उन दवाइयों को बेचने खरीदने के लिए किसी रिटेल लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो मेरे ही देश में क्यों? मेरे ही देश में क्यों? जबकि मेरा देश आबादी के हिसाब से यदि मैं देखता हूं तो विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है। और मेरे देश के अंतिम व्यक्ति के उदय के लिए, जिसे हम अंत्योदय कहते हैं, और ये अंत्योदय योजना मेरे देश में एक महान व्यक्तित्व के नाम पर आती है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना आती है। अंतिम व्यक्ति का उदय, तो स्वस्थ उदय, अंत्योदय केवल यदि संभव है तो वह ओटीसी ड्रग से ही संभव है। तीसरा, क्या एक मरीज होने के नाते मेरा या मेरे देशवासियों का एक आम कंज्यूमर होते हुए अधिकार नहीं है कि वो क्या दवाई खा रहा है, उस दवाई का अधिक खाने से क्या नुकसान होगा, कितने दिन का डोज है, किस इंडिकेशन पर ली जा सकती है, अगर वो सेफ है तो क्यों नहीं मेरे देश के कंज्यूमर्स को भी वो अधिकार दिए जाते? इन्फॉर्म्ड कंसेंटेड कंज्यूमर,
यानी कि एक आम जो खरीदने वाला है, क्रेता है, वो उसे उस उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी लेने का कंज्यूमर एक्ट में आवश्यकता है, पूरी जानकारी देनी चाहिए। तो ये ओटीसी ड्रग का जो रेगुलेशन आएगा, तो ओटीसी ड्रग्स के बारे में पूरी जानकारी उसके अंदर दी जाएगी। चौथा, ओटीसी ड्रग्स केवल ऐसा ही नहीं है, ओटीसी ड्रग के लिए आवश्यक है, जैसे मैंने दो बताई सी, ओटीसी 1 और ओटीसी 2। जब ओटीसी ड्रग एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, पंजीकृत औषधिकारक, बिना पंजीकृत चिकित्सक की पर्ची के बिना देगा, तो क्या ऐसा करते हुए हम एक पंजीकृत औषधिकारक को अधिक शक्तियां नहीं दे रहे हैं? क्या हम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं? क्या हमने अपनी एमवीएन यूनिवर्सिटी में जो हम फॉर्म डी का कोर्स शुरू कर रहे हैं, जब इतना पढ़ाएंगे, उनकी हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी देंगे, तो क्या उनको इतनी शक्तियां नहीं देंगे कि ये छोटी छोटी हाउस होल्ड रेमेडीज को वह एक आम मरीज को दे सके? क्यों नहीं हम एक पंजीकृत औषधिकारक को, जो कि उसका अधिकार बनता है, पीपीआर रेगुलेशन आया ना, पीपीआर रेगुलेशन में उसका अधिकार बनता है कि वह भी दवा दे सके, तो ओटीसी ड्रग लाने से वह भी उसका अधिकार बन पाएगा और मेरे गांव का अंतिम व्यक्ति भी अपना इलाज छोटी मोटी घरेलू बीमारियों के लिए घरेलू उपचार करते हुए इन हाउस होल्ड रेमेडीज के द्वारा, जिन्हें हम ओटीसी ड्रग्स कहेंगे, करने में सक्षम हो पाएगा। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने अपने जो भी डिस्कशन चल रहा था उसके अंदर एक चीज और मेंशन की, शेड्यूल की, जो आपने बताया कि ऐसी ड्रग्स जिनके लिए हमें प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होती है, जनरली वो शेड्यूल H1 या H या X या X1 वाली क्लास के अंदर आती है। तो ये जो ओटीसी मेडिसिन रहती हैं, क्या ये किसी शेड्यूल के अंदर आती हैं या नहीं आती सर? बिल्कुल ठीक है। जब प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए शेड्यूल है, तो ओटीसी ड्रग के लिए भी शेड्यूल होना चाहिए, तय है। तो ओटीसी ड्रग्स को, ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है, शेड्यूल के में क्लास ऑफ ड्रग्स, एक्सटेंट एंड कंडीशन ऑफ एग्जेम्पशन दिया है। चैप्टर 4 के सेल लाइसेंस से एग्जेम्पशन देती हैं। इसी में कुछ और दवाइयां 16 प्रकार की ऐसी भी भारत सरकार ने इंक्लूड की, जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की भी आवश्यकता नहीं। तो निश्चित रूप से हम ओटीसी रीजन में प्रवेश कर चुके हैं, ये तो प्रेजेंट है। जो मैं उस कमेटी का सदस्य था जिन्होंने देश के लिए, सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, डी नोवो ड्रग्स कॉस्मेटिक एंड मेडिकल डिवाइसेस बिल लिखा, जो अभी मेरे देश के संविधान बनाने की एक नियामक संस्था पार्लियामेंट के पास है, और अगले सेशन में हम सोचते हैं कि वो पारित होने की उसकी आशा रखते हैं। उस एक्ट में भारत सरकार ने ओटीसी ड्रग्स की डेफिनेशन को इंक्लूड किया, यानी कि जो इंटेंट है गवर्नमेंट का, जो इच्छा है, वो ओटीसी ड्रग्स को मेरे देश के नागरिकों के लिए अप्रूव करने की इच्छा है, ताकि मेरे देश का नागरिक छोटी मोटी बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाकर के उसके प्रिस्क्रिप्शन की फीस देने के लिए बाध्य ना हो। एक दूसरा, मेरे देश के जितने भी पंजीकृत औषधिकारक हैं, जिनको इतना हम ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं, वो भी मरीजों को छोटी मोटी बीमारियों के लिए दवाइयां देने में सक्षम हो सके। तो ओटीसी ड्रग्स का रीजन अब आने वाला है, कुछ आ चुका है, प्रारंभ हो चुका है, और आगे जो आवश्यकता है, हम एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी चाहते हैं कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बने, जिससे शेड्यूल्ड ड्रग को, जो हाल फिलहाल में शेड्यूल H में है, जिसको कि ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बेचा जाएगा, उसे यदि सेफ माना जाता है, कोई भी कंपनी या निर्माता इतना डेटा प्रस्तुत करता है कि वो सेफ्टी है और एफिकेशियस है, तो वह फ्रॉम शेड्यूल H टू शेड्यूल K या शेड्यूल ऑफ OTC में शिफ्ट किया जा सके, OTC 1 से OTC 2 में शिफ्ट किया जा सके। तो इस प्रकार की एक प्रक्रिया का भी हम प्रयास कर रहे हैं, और भारत सरकार के लिए इस प्रकार के निवेदन हम अपने विश्वविद्यालय से भी भेजते हैं, और भी बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं
जो इसमें कार्यरत है, और खास तौर पर मैं एक संस्था का नाम लूंगा, OPPI, जो OTC ड्रग्स को भारत में लाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है, और तब से प्रयासरत है। OTC ड्रग्स को एग्जामिन करने के लिए कमेटी बनी थी, और उस कमेटी का चेयरमैन रहने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ। तो मैंने इस विषय को बहुत गंभीरता के साथ और बहुत समय लगा करके पढ़ा, समझा, और ये पाया कि हमें अपने देश को OTC ड्रग्स की तरफ ले जाना चाहिए, ताकि मेरा हेल्थ केयर सिस्टम एक आम आदमी के लिए उपलब्ध हो सके। धन्यवाद सर, आपने गवर्नमेंट भी जो स्टेप्स उठा रही है उसके बारे में भी अवगत कराया, और ये जानकारी शायद मेरे हिसाब से आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही होगी। सर, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है जी। जैसे कि आप OTC मेडिकेशंस को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं कि यकीनन बढ़ावा मिलना चाहिए, अधिकार भी थोड़े से बढ़ेंगे, और हमारा जो इन्फॉर्म्ड कंसेंटेड कंज्यूमर जो है उसको भी अपने अधिकार जानने का हक है। लेकिन सर, कहीं आपको ये नहीं लगता कि ये जो चीज़ है ये पेशेंट को सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ले जाएगी सर? बहुत बढ़िया कहा आपने कि अब हमने जब OTC ड्रग्स क्या होनी चाहिए, तो हमने ये भी अध्ययन किया कि कौन सी ड्रग्स OTC नहीं होनी चाहिए। ओके। तो जितने भी एंटीबायोटिक्स जी। जिनके कारण एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो सकती है, AMR, जो कि अक्सर मरीज गलती करते हैं कि डॉक्टर ने अगर 4 दिन का लिखा, 3 दिन का लिखा, 5 दिन का लिखा, जो भी डोज बनती है, हम एक दिन में ठीक हो गए तो हम बाकी दिन की फेंक देते हैं, या लेते नहीं है, केमिस्ट को वापस कराते हैं, या केमिस्ट लाते ही नहीं है। जी। ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स में कोई भी ऐसा एंटीबायोटिक हमें OTC में नहीं चाहिए, OTC में आ ही नहीं सकता, पहला। दूसरा, कोई भी ऐसी दवा जो कि नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कंटेन करती हो, ठीक है, जो कि कैपेबल हो बीइंग मिसयूज्ड एज अ मेडिकल इंटॉक्सिकेंट, यानी कि लोग नशे के लिए उसका दुरुपयोग कर सके, तो वो दवा भी हमें OTC में नहीं चाहिए। OTC में तो बहुत छोटी छोटी हाउस होल्ड रेमेडीज ही चाहिए, जिनकी सेफ्टी उस दवा का निर्माता सरकार के सामने इंश्योर करता हो और उसके लिए डेटा प्रस्तुत करता हो। तो यही है OTC। एक सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो कि शायद आपने अपने कार्य, जब आप कार्यरत थे तो उसमें फेस किया होगा, कि आमतौर पर अमूमन देखा गया है कि जितने मेट्रो सिटीज है सर जी, वहां पे तो शायद प्रिस्क्रिप्शन का ख्याल रखा जाता है। जब पेशेंट जाता है तो उससे प्रिस्क्रिप्शन मांगी जाती है सर, वो उनको शायद उस टाइप की कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते, मतलब वो देते ही नहीं है। वो कहते हैं कि अगर ये प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाई है तो ये आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल सकती। आमतौर पर जैसे कि अगर हम कहीं रूरल एरिया की बात करते हैं तो वहां पे ऐसा प्रचलन है, जैसे कई बार मेरे को भी जरूरत होती है और मैं मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने चला जाता हूं तो मिल जाती है। तो उसके लिए क्या कोई मापदंड है जहां पे उनके ऊपर कोई पेनल्टी लगती हो जो मेडिकल स्टोर इस टाइप का इश्यू करता है, या फिर अगर किसी कंज्यूमर को इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट करनी हो तो वो क्या क्या कर सकता है? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है, ये तो कानून की स्पष्ट उल्लंघना वाला प्रश्न है। जब हम अपने फार्मासिस्ट को पढ़ाते हैं डिप्लोमा डिग्री फार्मेसी में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तब हम उनको पूरा ज्ञान दे देते हैं कि ऐसे ऐसे नहीं करना है, इसके विरुद्ध काम करोगे तो रूल 65 है। रूल 65 कंडीशन ऑफ लाइसेंस है, और यदि मैं प्रेस्क्रिप्शन ड्रग विदाउट प्रेस्क्रिप्शन बेचता हूं तो कंडीशन ऑफ लाइसेंस का मैं वायलेशन करता हूं, और उसके लिए मेरा रिटेल सेल ड्रग लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है, सस्पेंडेड और कैंसिल्ड हो सकता है। और निश्चित रूप से इसकी शिकायत करने के लिए जो विभाग है, फेडरल कंट्रोल डिपार्टमेंट है, इसकी वेबसाइट भी है FDA के नाम से, और आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। जिलों में जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी, जिसको हम ड्रग कंट्रोल ऑफिसर बोलते हैं, वो रहते हैं। उनकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जो कि सीनियर ड्रग कंट्रोल ऑफिसर होते हैं, उनको शिकायत की जा सकती है। राज्य स्तरीय मुख्यालय पर जहां औषधि नियंत्रक बैठते हैं, उनको शिकायत की जा सकती है। तो इस प्रकार का अगर कोई कर रहा है जाने में, अनजाने में, या 2 दवाइयां बेचने के लालच में, आपके एमबीए यूनिवर्सिटी में भी एक नाटक भी किया था, और उस नाटक में एक दवा की दुकान दिखा करके इन्हीं चीजों के बारे में ज्ञान देने का प्रयास किया गया था। तो ऐसा शेड्यूल्ड ड्रग्स को, जो कि विच कैन बी सोल्ड ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, बेचने से हमें बचना चाहिए। धन्यवाद सर। आज हमारा जो मेन
लर्निंग थी, उसके साथ साथ एक और अच्छा इंपॉर्टेंट लेसन मिला। जैसे कि आप सब लोग देखते हैं टीवी में भी काफी ऐड आती है, उसमें बताया जाता है जागो ग्राहक जागो। तो उस चीज का भी आपको सर ने बता दिया है कि अगर आपको कोई इस प्रकार का अगर मिलता है जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, जिसके लिए वाकई में प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है और वो दवाइयां वहां से अगर सेल हो रही है, तो आप उसके लिए कंप्लेंट भी कर सकते हैं। नो डाउट कन्वीनियंट सिस्टम आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई कन्वीनियंट सिस्टम गवर्नमेंट डेवलप करेगी तो और आसान हो जाएगा हम सब लोगों के लिए। लेकिन सर मैं आज के सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं, क्योंकि आज का जो सेशन था वो हर एक आम इंसान को जानना मेरे को लगता है कि बहुत जरूरी है। और मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोगों को जब ये जानकारी मिले तो आप सब लोग भी इस जानकारी को साझा जरूर करें, क्योंकि खाली आपने अपने पास ही ये जानकारी रखी तो फिर दूसरे लोगों का फायदा नहीं हो पाएगा। और हमारी जो ई लर्निंग सीरीज का जो मेन मोटिव है वो ये है कि सारे लोग इस चीज की जानकारी ले सकें जो भी इस लेक्चर के अंदर बताया जाता है। अंत में सर आपका मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद।